हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमन टारगेट। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का भारत संसाधन एवं उपयोग इस पार्ट का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका था, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। आज हम लोग करेंगे इसका पार्ट 2। हम लोग संसाधन नियोजन जो यहाँ पे बचा हुआ था उसके आगे का टॉपिक आज हम लोगों को करना है। ओके, और अगर आप मैट्रिक की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल मुफ्त में तैयारी कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने पार्ट 2 यहाँ से बोला था कि यहाँ से शुरू करूँगा। ओके, अगर आप अभी भी नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पे क्लास 9 से लेकर 12 तक बिहार बोर्ड का तैयारी बिल्कुल मुफ्त में सभी विषय का कराया जा रहा है। तो अगर आपके घर में या परिवार में या अगर आप स्वयं हैं 9 से लेकर 12 के बीच में, तो आप हमारे चैनल से जुड़कर बिल्कुल मुफ्त में कर सकते हैं। ओके, और आइए अब हम लोग एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे, साथ ही जो लड़के नोट्स बना रहे थे वो नोट्स भी बनाते चलेंगे। देखिए, संसाधन नियोजन ये टॉपिक था। संसाधन नियोजन का मतलब होता है संसाधन का बचाव। अब संसाधन को हम क्यों बचाएंगे, उससे फ़ायदा क्या है, आने वाले समय में क्या फ़ायदा है, या वर्तमान में क्या फ़ायदा है, इससे संबंधित सभी तथ्यों को आराम से ध्यान से सुनते चलिएगा और कहाँ अंडरलाइन करना है, कहाँ नोट्स बनाना है, हम आपको बताते चलेंगे। ओके, देखिए संसाधन का विवेकपूर्ण, यहाँ पे हम मिटा दे रहे हैं अगर आपको ऊपर देखने में दिक्कत हो रहा है तो। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। मतलब कहने का इसका कि संसाधन को अगर हम अच्छे से विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग कर रहे हैं, मतलब जितना जरूरी है उतना ही उपयोग कर रहे हैं, तो यही है क्या, संसाधन का नियोजन। ठीक है, वर्तमान परिवेश में संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। मतलब जिसको भी देखिए वो पानी का बर्बादी बिना मतलब का कर रहा है, खनिज का बर्बादी बिना मतलब का कर रहा है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, इस सब चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो बिना मतलब का कर रहा है। ये नहीं कि जितना ज़रूरत है उतना किए। ठीक है, संसाधन के विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता है। इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन करेंगे। संसाधन के विवेकपूर्ण दोहन हेतु रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता है। अगर क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता क्या है, तो रणनीति तैयार करना किस चीज़ के लिए, तो संसाधन के विवेकपूर्ण दोहन के लिए रणनीति तैयार करना। ओके, आइए सेकेंड लाइन में देखते हैं। ये लाइन जहाँ इम्पोर्टेंट होगा वहाँ हम आपको लाल रंग से अंडरलाइन करवाएंगे, उसको अपने किताब में जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। सही बात है भाई कि अगर किसी राष्ट्र में संसाधन है ही नहीं तो विकास कैसे करेगा। भारत जैसे देश के लिए यह अपरिहार्य है, जहाँ संसाधन की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या व्याप्त है। यहाँ कई ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधन संपन्न हैं और कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ संसाधन की दृष्टि से काफ़ी विपन्न है। इसका कहने का मतलब लाइन का कि भारत में बहुत ऐसे जगह है जहाँ संसाधन भरपूर मात्रा में है और कई ऐसे जगह है जहाँ संसाधन है ही नहीं। ठीक है, कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहाँ एक ही प्रकार के संसाधन का प्रचुर भंडार है, अन्य दूसरे संसाधन में वह गरीब है। जैसे इस लाइन को अंडरलाइन जरूर कीजिएगा, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रदेशों में जहां खनिज एवं कोयले का प्रचुर भंडार है। जैसे आप झारखंड, छत्तीसगढ़ में चले जाएंगे तो भरपूर मात्रा में कोयले का भंडार हमें प्राप्त होता है। ओके, उसी प्रकार बिहार भी चूना पत्थर एवं पाइराइट जैसे खनिज में धनी है। बिहार में क्या क्या पाया जाता है, चूना पत्थर और पाइराइट। चूना पत्थर का इस्तेमाल सीमेंट बनाने में भी किया जाता है, जैसे खनिज में धनी है। अरुणाचल प्रदेश में, इस लाइन को अंडरलाइन करते हुए चलिएगा, यहाँ से पूछ लेगा कि बिहार में वह कौन ऐसा संसाधन है जो प्रचुर मात्रा में है, तो चूना पत्थर और पाइराइट। पूछ देगा कि झारखंड में वह कौन ऐसी संसाधन है जो झारखंड में व्यापक रूप में पाया जाता है, तो कौन है, कोयला है। तो इसीलिए इस लाइन को हम अंडरलाइन करवा रहे हैं, ध्यान से अंडरलाइन करते चलिएगा। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है, जल भी एक संसाधन है। ओके, किंतु कतिपय कारणों से, ठीक है, कतिपय मतलब कुछ ऐसे कारणों के वजह से विकास नहीं हो पाया है।
राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा भी पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मौजूद है। तो देखिए कि भारत के वह कौन ऐसे राज्य है जहां कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो ये चैप्टर चल रहा है ये पार्ट 2 है, जानते ही हैं। इसके बाद इसी चैप्टर का 5, ठीक है, जल संसाधन का अलग आएगा, प्राकृतिक संसाधन का अलग आएगा जो टॉपिक है आपके किताब में, खनिज संसाधन का अलग आएगा, ठीक है। तो अलग अलग आते जाएगा और वो क्लास हो सके तो 1 घंटे का लमसम होगा। ओके, तो आराम से ईयरफोन लगा के या खाना खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आराम से खोल के मोबाइल के वीडियो को रख दीजिए और सुनते रहिए। आपका आधा से ज़्यादा चीज़ कवर हम यहीं पे करवा देंगे, ठीक है। आइए अगले लाइन को देखते हैं। अब यहाँ से आपको अंडरलाइन नहीं करना है, बस पढ़ लेना है। परंतु यह जल संसाधन की दृष्टि से अत्यंत निर्भर है। भारत के अंतर्गत लद्दाख जैसे क्षेत्र जो शीत मरुस्थल के अन्य भागों से अलग थलग हो गया है, लेकिन यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। जैसे लद्दाख है, वहाँ ठंड बहुत पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो होते हुए भी वो विकसित रूप में मतलब नज़र नहीं आ पाते हैं, जहाँ जल महत्वपूर्ण खनिज एवं भौगोलिक अवसंरचना की बहुत कमी है। अब लद्दाख वाले क्षेत्र में वही लोग रह पाएंगे जो वहाँ रहे हैं। अब अगर बिहार के लोग वहाँ जाएंगे तो उन्हें समस्या होगा, यूपी के लोग जाएंगे तो समस्या होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग उतना तापमान ठंड वाला नहीं झेल पाए हैं। तो उस इलाके में जाने के लिए हमारे शरीर को उस तरह के तापमान को झेलने के लिए पहले तैयार करना पड़ेगा। ओके, अतः राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय स्तर पर संसाधन के समायोजन एवं संतुलन के लिए संसाधन नियोजन की अनिवार्य आवश्यकता है। कुल मिला के यही कहने का मतलब है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन कहीं कुछ कम है तो कहीं कुछ ज़्यादा है। इसके बाद भी भारत के बहुत ऐसे राज्य हैं जो विकसित नहीं हैं, उनके पास सब कुछ होते हुए भी वह विकास नहीं कर रहे हैं। जैसे बिहार में अभ्रक है, पाइराइट है, चूना पत्थर है, झारखंड में कोयला है, लेकिन आज भी इनकी गिनती पिछड़े राज्यों में होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो हमारे नेता लोग हैं उनको राजनीति करने से फुर्सत मिलेगा तब ना वो प्राकृतिक संसाधन के बारे में सोचेंगे। तो यही एक बहुत बड़ा कमी है कि बिहार हो, झारखंड हो, ये जो जितने भी पिछड़े वर्ग के राज्य हैं, हर चीज़ होते हुए भी ये इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो आगे बढ़ाने वाले लोग हैं वो राज्य को आगे बढ़ाने के चक्कर में नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के चक्कर में है। तो यही एक समस्या है। आइए, भारत में संसाधन नियोजन, भारत में जो संसाधन का नियोजन है वह क्या है, कैसे करना है, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। भाई जटिल प्रक्रिया तो है ही, इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। ये क्रियाकलाप संसाधन नियोजन के सोपान होते हैं। सोपान के सहारे किसी देश के उपलब्ध संसाधन का सदुपयोग कर उसे देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। मतलब इसका कहने का यही है कि संसाधन है तो उसका इस्तेमाल उचित तरीके से कीजिए और ऐसे तरीके से कीजिए कि आपके देश का विकास हो सके। अब सोचिए कि हमारे पास कोयला है बिहार और झारखंड में, बिहार में नहीं झारखंड में ज़्यादा है, बिहार में पाइराइट है, अभ्रक है। तो अगर हम इस चीज़ का उचित उपयोग करते हैं तो उसके माध्यम से किसी दूसरे चीज़ को भी विकसित कर सकते हैं और अपने देश का नाम जो है वो विकसित देश में गिनवा सकते हैं। ठीक है, नीचे वाले लाइन में देखना है कि संसाधन नियोजन के सोपान के निम्न रूप में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। 3-4 पॉइंट है यहाँ पे, ये एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक, लेकिन हम आपको पढ़ के बता देंगे कहाँ क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, हम आपको हर चीज़ बताएंगे। बस आपको ध्यान से सुनते हुए चलना है और क्लास को लाइक कर देना है अगर अच्छा लगे तो। ओके, और फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आइए इसको पढ़ के हम बता देते हैं कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण करना, सर्वेक्षणोपरांत मतलब सर्वेक्षण करने के बाद मानचित्र तैयार करना एवं संसाधन का गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर मापन या आकलन करना। ठीक, संसाधन विकास योजना को मूर्त रूप देने के लिए प्रौद्योगिकी कौशल या संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना, जो करता कोई नहीं है। संसाधन क्या है उसे कोई मतलब नहीं है सरकार को, और जहाँ मिल भी जाता है वहाँ जो कमेटी गठित होता है कि जाइए आप चेक कीजिए कि यहाँ क्या है क्या नहीं है, वो भी लापरवाही ढंग से तैयार करते हैं।
ठीक है, राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना के मध्य समन्वय स्थापित करना। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, जहाँ इम्पोर्टेंट होगा हम आपको बताएंगे। आइए अगले पेज पे हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अब हम लोग को करना है वो यहाँ से है। जैसे देखिए, प्रौद्योगिकी एवं संस्थानों में वंचित परिवर्तन के अभाव में केवल संसाधन की उपलब्धता से विकास संभव नहीं है। ये नहीं कि हर चीज़ है, और प्रौद्योगिकी और संस्था जो हैं जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे तो संसाधन के होते हुए भी हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो पाएगा। आज भी हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां संसाधन के प्रचुरता के बाद भी आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य की उनकी गणना की जाती है। अभी जैसे मैंने उदाहरण बताया कि बिहार और झारखंड है। ठीक है, यहाँ प्राकृतिक संपदा व्यापक रूप में है, संसाधन व्यापक रूप में है, लेकिन यहाँ आज भी इनकी गणना आर्थिक रूप से, मतलब जो आर्थिक का मतलब वो डेवलप नहीं है। ठीक ना, जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, ये सब जो हैं वो विकसित में गिने जाएंगे, लेकिन बिहार, झारखंड ये सब विकसित रूप में भी गिने नहीं जाते हैं, जबकि इनके पास हर चीज़ है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो संसाधन के अभाव में भी आर्थिक रूप से विकसित हैं, मतलब वहाँ कोई संसाधन नहीं है लेकिन फिर भी वो विकसित हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जो सरकार है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने ऊपर काम कर रहा है। राजनीति अपने जगह, लेकिन विकास अपने जगह रखना चाहिए, लेकिन इन लोगों को कहे कौन। आइए अगला टॉपिक आप लोगों को हेडिंग देना है संसाधनों का संरक्षण, कि संसाधन का संरक्षण करना क्यों आवश्यक जरूरी है। तो आपको सबसे पहले लिख देना है हेडिंग दे के ऐसे, यहाँ से अब सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधन का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग, मतलब बिना मतलब का उपयोग, विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरणीय समस्या को जन्म देता है। उसके बाद यहाँ पे रोक देना है। उसके बाद पहले इस लाइन को समझ लेते हैं कि सभ्यता और संस्कृति, मतलब जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उसमें संसाधन का एक अहम भूमिका होता है। अगर हम इसका इस्तेमाल अच्छे से विवेकपूर्ण तरीके से नहीं करेंगे तो हमारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल अच्छे से नहीं करते हैं तो आपके साथ साथ आपके आने वाली पीढ़ी को भी ये समस्या होगा। उसके बाद नीचे वाले लाइन में लिखिएगा कि महान दार्शनिक एवं चिंतक महात्मा गांधी के विचार प्रासंगिक है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है महान दार्शनिक एवं नीचे वाले लाइन से महात्मा गांधी के विचार प्रासंगिक है। हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। अगर क्वेश्चन आता है कि संसाधन का संरक्षण करना क्यों जरूरी है, तो अभी ऊपर वाला लाइन जो बताए हैं वो, और महात्मा गांधी का ये जो स्टेटमेंट है कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, इस लाइन को जरूर आप लोग कोट कर दीजिएगा। ओके, उसी तरह अब जैसे महात्मा गांधी ने बोला, उसी तरह मेघा पाटेकर का नर्मदा बचाओ अभियान था, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन वही पेड़ पर्यावरण से संबंधित वाला था, जल संसाधन संचय कर कृषित भूमि का विस्तार, संसाधन के लिए इन्होंने अपने अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में अपना काम किया। ठीक है, तो समझ में आ गया संसाधन का क्या करना है, संरक्षण करना है। उसके बाद जो गांधी जी थे, देखिए इस लाइन में यही लिखा हुआ है कि गांधी जी द्वारा उत्पन्न जो उत्पादन के घोर विरोधी थे, मतलब जो मशीनों के माध्यम से जो चीज़ें उत्पादन की जाती थी उसके विरोधी थे। ये किस चीज़ के समर्थक थे? कुटीर उद्योग, मतलब हर वो काम जो हाथ से किया जा रहा है। ठीक है, कुटीर उद्योग मतलब सूत काटना, ये सब से वो ज़्यादा बल देते थे। कौन? गांधी जी। अब आइए आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है और उसको अंडरलाइन के साथ साथ याद भी कर लेना है, वो यहाँ से है कि संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए। ये बहुत ज़्यादा आता है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम 1968 में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की। 1974 ईस्वी में सुमशेर की पुस्तक स्माइल इज़ ब्यूटीफुल में इसका संबंधित गांधी जी के विचार को प्रकाशित किया गया। ठीक, ये पूरा अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसमें से ऑब्जेक्टिव बहुत आता है। ब्रंटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने में कारगर सिद्ध हुआ है। ठीक है,
इसमें सतत विकास की संकल्पना के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर भी बल दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे एक शब्द आता है सतत विकास। सतत विकास की संकल्पना का मतलब वह चीज़ जो वर्तमान में उपयोग करते हुए हम लोग भविष्य के लिए भी संरक्षित रखते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोल है, इस पानी है, इस चीज़ का इस्तेमाल वर्तमान में तो करना ही है, क्योंकि अगर हम लोग पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। कोयला नहीं रहेगा तो बहुत ऐसा काम है रुक जाएगा। पेट्रोल नहीं रहेगा तो वाहन नहीं चल पाएगा। उसका इस्तेमाल करना है, लेकिन इस तरह से करना है कि हमारा काम होते रहे और हमारी आने वाली पीढ़ी भी उस चीज़ का इस्तेमाल अच्छे से कर पाए। ओके, उसके बाद आपको नीचे वाले लाइन में आ जाना है। ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रियो डी जेनेरो में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन, याद रखिएगा कब हुआ था? 1992 में। कहाँ? ब्राज़ील के का एक जगह है रियो डी जेनेरो। यहाँ पे क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, प्रयास था। ठीक है, पुनः 1997 में, मतलब फिर से न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन तथा 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तीनों का तीनों याद रखिएगा। पहला 1992 में, दूसरा 1997 में और तीसरा 2002 में। पहला कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में, दूसरा न्यूयॉर्क में और तीसरा जोहान्सबर्ग में। याद कर लीजिएगा, तीनों का तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक इसमें से 110% रहता है। ये किसके लिए हुआ था? तो संसाधन से संबंधित चीज़ों के लिए। ओके, कि कैसे इसका उपयोग करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, संसाधन मनुष्य के जीवन का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है कि अवधारणा के कारण मानव ने इसका अंधाधुंध दोहन किया है। इसके कारण पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हो गई है। कहने का मतलब यही है कि उसका विकास ऐसे करना है कि हम हमारे साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल अच्छे से कर पाए। नहीं तो इसका अगर हम बिना मतलब का अंधाधुंध दोहन करेंगे तो इससे पर्यावरणीय समस्या, ठीक है, इन्वायरमेंटल इशू उत्पन्न हो जाएगा। आइए अगले पेज पे चलते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस चीज़ को हम लोग देखते चलेंगे और आपको करना क्या है वो भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। देखिए इसमें वही लिखा है कि व्यक्ति के लालच और लिप्सा से संसाधन का तीव्रतम दोहन हो रहा है। सही बात है भाई, सब लोग चाह रहा है कि हमें ही ज़्यादा मिल जाए, हमें ही ज़्यादा मिल जाए। संसाधन के केंद्रीकरण खास लोगों के हाथ में होने से समाज दो स्पष्ट भागों में बट गया है, और वो दो भाग कौन है? संपन्न एवं विपन्न। यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर लेना है, बता रहे हैं। संपन्न लोग द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधन का विवेकहीन दोहन किया गया है, जिसके विश्व परिस्थिति में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मतलब वो लोग इतना ज़्यादा बिना मतलब का उपयोग कर लिए हैं कि आने वाले समय में समस्या उत्पन्न होना गारंटी ही है एकदम। भूमंडलीय तापन जानते ही हैं कि जब हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, उसी को बोलते हैं भूमंडलीय तापन। ओजोन क्षय, ओजोन का क्षय जानते ही हैं कि जब वैश्विक तापमान बढ़ता है तो ओजोन परत जो है वह पतला होते जाता है। मृदा संरक्षण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन जैसी पारिस्थितिक संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। अब देखिए औत करेंगे, औत आप लोग जानते ही हैं, तो फिर समस्या होगा ही। और पर्यावरण से छेड़छाड़ करना, तो ये कोरोना महामारी हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। ठीक है, उसके नीचे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणा ही सतत विकास कही जाती है। इसमें वर्तमान विकास के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित रह जाता है। सतत विकास किसे कहते हैं? अगर आए तो आपको यही लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, इसीलिए ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग इसके नीचे देखते हैं स्मरणीय तथ्य। आपको ये पढ़ लेना है कि प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन था उसमें क्या हुआ, कार्यक्रम क्या था। ठीक, उसके बाद यहाँ पे द्वितीय पढ़ लेना है, और क्योटो प्रोटोकॉल यानी क्योटो सम्मेलन, ये भी
पर्यावरण से संबंधित था, इसको भी पढ़ लेना है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, ये भी आपको पढ़ लेना है। अब हम आपको ये जो एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे जो आपके किताब में है, उसको करा देते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो आपको पता है कि कोयला एक ऐसा संसाधन है जिसे अगर एक बार हम लोग खत्म कर देते हैं तो उसे बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो वो किस प्रकार का संसाधन हो गया? अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय किसे कहेंगे? कि जो खत्म करने के बाद पुनः हमें प्राप्त हो जाए, जैसे सौर ऊर्जा है, ठीक है, पवन ऊर्जा है, ठीक है, ये सब नवीकरणीय में आ जाएंगे। और अनवीकरणीय में कौन कौन आ जाएंगे? कोयला, पेट्रोल, ठीक है, ईंधन के रूप में ईंधन में हर चीज आ जाता है। आइए, दूसरा क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा है? अभी हम तुरंत बताए हैं। तो पुनः पूर्ति योग्य, मतलब उसे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिसे आपके एग्जाम में नवीकरणीय लिखा हुआ भी आ सकता है। ओके, आइए तीसरा क्वेश्चन, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? ये आप लोग लाइन बाय लाइन अगर पढ़ेंगे तो ही आप इसको कर पाएंगे। सही जवाब होगा 200 किलोमीटर। ये एन गलती से हो गया है। आइए, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? डाकुओं अभी मैंने बताया कि दो गुटों में बांट दिया गया है, एक संपन्न और एक विपन्न। तो जो संपन्न है वो चाह रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक हो सके हम संसाधन का दोहन करते चले बिना मतलब का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र पर राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो इसका सही जवाब होगा 12.2 किलोमीटर तक। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय, ये सब आपको खुद से करना है। हमको लग रहा है कि इतना पढ़ाने के बाद आप आराम से कर सकते हैं। और जो हम नोट्स तैयार करवाए हैं लाइन बाय लाइन, उसी में का ये सब क्वेश्चन है। देखिए, संसाधन की परिभाषा पार्ट 1 में हम अच्छे से बताए हैं। संभावी और सिंचित को संसाधन में अंतर, ये भी पार्ट 1 में हम बताए हैं अच्छे से, एकदम लाइन बाय लाइन इसको करवाए भी हैं। पार्ट 1 जो लड़के नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा, एकदम लाइन बाय लाइन चीज़ों को बताए हैं, कहाँ से हेडिंग देना है, कैसे करना है। तीसरा क्वेश्चन, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। अभी हम बताएं कि संसाधन का संरक्षण करना क्यों उपयोगी है, तो उसी चीज को ध्यान से सुन के आपको लिख लेना है। ये किस में है? पार्ट 2 में है। संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है? तकनीकी का मतलब यहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ठीक है, तो इसको भी सुन के जो भी बात बताए हैं लिख लेना है। दीर्घ उत्तरी में आइए, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। अभी तुरंत ये मतलब खत्म होने से पहले टॉपिक संसाधन का जो सतत विकास है उसी के बारे में हम बता रहे थे, तो बस वही चीज लिख देना है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूप का वर्णन कीजिए। ये आपको पार्ट 1 में मैंने अंडरलाइन करवाया है अच्छे से, नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। ये परियोजना कार्य है, प्रैक्टिकल है, इसको आपको नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में देना है कि ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, ठीक, लेकिन इसका एमसीक्यू अभी हो सके तो नहीं आएगा, क्योंकि ये पार्ट 1 और पार्ट 2 जो था वो मेन था। अभी इसका जल संसाधन आएगा, प्राकृतिक संसाधन आएगा, खनिज संसाधन आएगा, मतलब अभी इस पाठ में लगभग 5 वीडियो और आएंगे। ठीक है, 2 दिन बीच करके एक वीडियो हम देते हैं, जैसे ही थोड़ा सा हमको समय मिल जाता है तो एक दिन बीच करके कर देंगे, और फिर अगस्त के लमसम में रोज वीडियो हम कर देंगे। इस तरह क्या होगा कि आपका भूगोल जो है, भूगोल हुआ चाहे इतिहास हुआ या नागरिक हुआ या राजनीतिक विज्ञान हुआ, सबका एक एक पार्ट पहले हम कंप्लीट करवा देंगे, फिर 2-2 पार्ट, फिर 3-3 पार्ट, इस तरह करके ताकि हर सब्जेक्ट एकदम बैलेंस रूप में चलते रहे। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा इसका ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जैसे साइंस का किए हैं, इतिहास का किए हैं, मैथ का किए हैं। ठीक है, तो इसका भी आपको सही समय पे मिल जाएगा, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। अब आप इतना हम आपके लिए बोले हैं तो कम से कम आप अगर पढ़ाई करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक लड़का कम से कम एक लड़के को शेयर ज़रूर कर दे ताकि उसका भी पढ़ाई
होते चले। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। और एक बात ध्यान में दीजिएगा, जो लड़के टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और इंस्टा वाले ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जितना जल्द हो सके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ओके, तो अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।